नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे MDS न्यूज चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे 10 सितंबर के सभी मुख्य समाचारों और तमाम बड़ी खबरों के बारे में। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे आप सभी तक सभी ताज़ा खबरें जल्द ही पहुंचा सके। तो आइए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए खबरों पर नजर डालें। चलिए बढ़ते हैं आज के पहले व महत्वपूर्ण अपडेट की ओर। गोल्ड सिल्वर रेट्स, सोने चांदी की कीमतों का क्या है हाल, जानिए आज का ताज़ा अपडेट। अमेरिका और चीन के बीच ट्रेड वॉर और बढ़ने से ग्लोबल मार्केट में गोल्ड और सिल्वर में प्रॉफिट बुकिंग बढ़ी है और इस वजह से दोनों के दाम में गिरावट दर्ज की गई। MCX में बुधवार को गोल्ड फ्यूचर के दाम 0.38% यानी ₹193 गिरकर 51,160 प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गए। वहीं चांदी में 0.77% की गिरावट दर्ज की गई और यह ₹524 गिरकर 67,970 प्रति किलो पर पहुंच गई। दरअसल MCX में सोने चांदी के दाम में यह गिरावट यूरोपियन सेंट्रल बैंक की ओर से मौद्रिक नीति के ऐलान से पहले हुई है। इसके अलावा मजबूत रुपये की वजह से भी सोने चांदी के दाम में गिरावट दर्ज की गई है। विश्लेषकों का कहना है कि गोल्ड और सिल्वर पर अभी दबाव बना रहेगा। अहमदाबाद के सर्राफा बाजार में बुधवार को स्पॉट गोल्ड का दाम ₹50,967 प्रति 10 ग्राम रहा, वहीं गोल्ड फ्यूचर ₹51,150 प्रति 10 ग्राम रहा। मंगलवार को दिल्ली NCR में सोना ₹122 चढ़कर ₹51,989 प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। वहीं चांदी ₹340 बढ़कर ₹69,665 प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गई। कंगना को बीजेपी का सपोर्ट, कंगना रनौत को बीजेपी का समर्थन, सुब्रमण्यम स्वामी बोले रखे भरोसा, हम साथ हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना के भारी विरोध BMC की कार्रवाई के बीच कल मुंबई लौटी अभिनेत्री कंगना रनौत का भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी एक बार फिर समर्थन किया है। सुब्रमण्यम स्वामी कल फिर कंगना रनौत के पक्ष में बोले हैं, यह भरोसा दिलाया है कि वह इस संघर्ष में उनके साथ हैं। सुब्रमण्यम स्वामी ने अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट करके कहा, विश्वास रखने के लिए कंगना से कहें, हम इस संघर्ष में उसके साथ हैं। ज्ञात हो कि अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद अभिनेत्री द्वारा मुंबई पुलिस पर की गई टिप्पणी को लेकर महाराष्ट्र की सत्तारूढ़ पार्टी शिवसेना उनके बीच वाक युद्ध जारी है। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की कथित आत्महत्या के मामले को लेकर कंगना रनौत ने मुंबई पुलिस महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ अपनी आवाज मुखर किए हुए हैं। कंगना ने शिवसेना नेताओं पर धमकी देने के आरोप लगाए थे। हालांकि इस दौरान जब कंगना ने मुंबई की तुलना पाक अधिकृत कश्मीर POK की तो विवाद बढ़ गया। शिवसेना नेताओं ने अभिनेत्री को मुंबई में घुसने न देने की चुनौती दी। इसी बीच एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है। PM किसान योजना में सामने आया 110 करोड़ रुपए का घोटाला, योग्य न होते हुए भी लोग उठा रहे थे लाभ। मोदी सरकार की सबसे बड़ी स्कीम में घोटाला सामने आया है। PM किसान सम्मान निधि योजना में कुछ ऐसे लोगों का भी पता चला है जो योग्य न होते हुए भी इसका लाभ ले रहे थे। तमिलनाडु सरकार ने गरीबों को लाभ पहुंचाने वाली प्रधानमंत्री किसान योजना में 110 करोड़ रुपए से अधिक के बड़े घोटाले का खुलासा किया है। बता दें कि जांच में सामने आया है कि धोखाधड़ी करके 110 करोड़ रुपए से अधिक का भुगतान ऑनलाइन निकाल लिया गया। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक फिलहाल इस मामले में 18 लोगों को अरेस्ट किया गया है। प्रमुख सचिव गगनदीप सिंह बेदी ने कहा कि उन्होंने पहली बार अगस्त में देखा कि इस योजना में असामान्य रूप से लाभार्थियों की संख्या बढ़ी। ऐसा खासकर 13 जिलों में हुआ। बेदी ने कहा कि 18 लोगों को, जो एजेंट या दलाल थे, गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि एग्रीकल्चर स्कीम से जुड़े 80 अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया गया है और 34 अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले बड़े अपडेट की ओर। रिलायंस रिटेल में 7,500 करोड़ रुपए में हिस्सा खरीदेगी सिल्वर लेक। रिलायंस जियो प्लेटफॉर्म्स में एक बड़े निवेश के बाद सिल्वर लेक ने अब रिलायंस रिटेल में बड़ी हिस्सेदारी खरीदने का ऐलान किया है। प्राइवेट इक्विटी फर्म सिल्वर लेक 7,500 करोड़ रुपए में रिलायंस रिटेल की 1.75% हिस्सा खरीदेगी। गौरतलब है कि जियो प्लेटफॉर्म्स में सिल्वर लेक 2.08% हिस्सेदारी खरीद चुकी है। सौदे के बाद रिलायंस रिटेल की मार्केट वैल्यू 4.21 लाख करोड़ रुपए हो जाएगी। इस सौदे के बाद रिलायंस की मार्केट वैल्यू में जियो प्लेटफॉर्म रिलायंस रिटेल की हिस्सेदारी 9 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा हो जाएगी। देश में रिलायंस रिटेल का मुकाबला अमेजॉन इंडिया, वॉलमार्ट की फ्लिपकार्ट से है। बता दें कि RRVL की सहायक कंपनी रिलायंस रिटेल लिमिटेड भारत के सबसे बड़े, सबसे तेजी से बढ़ते, सबसे अधिक मुनाफे वाले खुदरा व्यापार का संचालन करती है। रिलायंस रिटेल देश भर में 12,000 स्टोर का संचालन करती है। रिलायंस रिटेल ने सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्यमों को सशक्त बनाने पसंदीदा साझेदार के रूप में वैश्विक घरेलू कंपनियों के साथ मिलकर ग्राहकों को फायदा पहुंचाने की रणनीति बनाई है। रिलायंस रिटेल ने अपनी नई वाणिज्य रणनीति के माध्यम से छोटे असंगठित व्यापारियों का परिवर्तनकारी डिजिटलीकरण शुरू किया है। इन व्यापारियों के 20 मिलियन से अधिक नेटवर्क का विस्तार करने के लिए प्रतिबद्ध है। अफगानिस्तान से भी एक बहुत बड़ा अपडेट सामने आया है। अफगानिस्तान के उपराष्ट्रपति के काफिले पर आतंकी हमला, 3 लोगों की मौत, 12 घायल। आतंकवाद प्रभावित अफगानिस्तान में आज सुबह बड़ा हादसा हुआ है।
सूत्रों के अनुसार काबुल शहर के तैमनी क्षेत्र में आज सुबह उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह के काफिले पर जबरदस्त हमला हुआ है। इस हमले में कम से कम 3 लोगों की मौत हो गई और 12 घायल हो गए। उपराष्ट्रपति के कार्यालय ने विस्फोट की पुष्टि की है। इसमें सालेह के 3 कर्मचारियों के घायल होने की बात कही जा रही है। हालांकि उपराष्ट्रपति स्वस्थ हैं। उपराष्ट्रपति सालेह के बेटे एबाद सालेह ने ट्वीट कर कहा, मैं आश्वासन देना चाहता हूं कि मैं और मेरे पिता दोनों ही सुरक्षित हैं और हमारे साथ का कोई भी व्यक्ति शहीद नहीं हुआ है। सब लोग सुरक्षित हैं। एबाद अपने पिता के साथ यात्रा कर रहे थे। इससे पहले भी सालेह के ऊपर पिछले साल जानलेवा हमला हुआ था जिसमें 20 लोग मारे गए थे। बताया जा रहा है कि धमाके के बाद काफिले की गाड़ियों के परखच्चे उड़ गए। आसपास की इमारतों को भी काफी नुकसान पहुंचा है। सड़कों पर हर तरफ तबाही का मंजर नजर आ रहा है। बता दें कि आज ही के दिन 19 साल पहले तालिबान के विरोधी नेता रहे अहमद शाह मसूद की भी हत्या कर दी गई थी। माना जा रहा है कि इस हमले के पीछे तालिबान और पाकिस्तान के आतंकी गुटों का हाथ है। अफगान सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर लिया है और तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। उधर घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कुछ घायलों की हालत नाजुक बताई जा रही है। विस्फोट के कारण इलाके में आग लग गई थी जिसे फायर फाइटर्स ने बुझा दिया है। अभी तक किसी भी गुट ने हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। कंगना का ट्वीट हुआ वायरल। मुंबई आने से पहले कंगना का ट्वीट हो गया वायरल। लंबे विवाद के बाद आखिरकार बॉलीवुड की कंगना रनौत हिमाचल प्रदेश से मुंबई वापसी कर रही हैं। लॉकडाउन के बाद पहली बार कंगना मुंबई आ रही हैं। वहीं शिवसेना से चल रही अनबन को मद्देनजर रखते हुए कंगना को गृह मंत्रालय से वाई कैटेगरी की सुरक्षा भी दी गई है। ऐसे में मुंबई के लिए रवाना होने से पहले कंगना ने एक ट्वीट किया है जो कि खूब वायरल हो रहा है। मुंबई आने से पहले कंगना का ट्वीट हो गया वायरल। उन्होंने लिखा कि ये मुंबई में मेरा घर है। मैं मानती हूँ महाराष्ट्र ने मुझे सब कुछ दिया है, मगर मैंने भी महाराष्ट्र को अपनी भक्ति और प्रेम से एक ऐसी बेटी की भेंट दी है जो महाराष्ट्र शिवाजी महाराज की जन्मभूमि में स्त्री सम्मान और अस्मिता के लिए अपना खून भी दे सकती है। जय महाराष्ट्र। स्कूलों को लेकर महत्वपूर्ण अपडेट। स्कूलों को खोलने के लिए केंद्र सरकार ने जारी की गाइडलाइंस। जानिए कब से जा सकेंगे स्कूल। चीन ने दुनिया को कोरोना के रूप में ऐसी बीमारी दी है जिसने आर्थिक मोर्चे के साथ साथ हर क्षेत्र में लोगों पर मार पड़ी है। 25 मार्च से कोरोना के कारण देश में लॉकडाउन लागू किया गया तो स्कूल और कॉलेज पूरी तरह से बंद कर दिए गए। हालांकि अब देश में अनलॉक 4 की प्रक्रिया शुरू हो गई है। ऐसे में स्कूलों को फिर से खोलने के लिए केंद्र सरकार ने दिशा निर्देश जारी किए हैं। मार्च के दौरान कोरोना वायरस महामारी के प्रकोप के कारण देश भर में बंद हुई मेट्रो सेवाएं अनलॉक 4 में फिर से शुरू हो गई हैं। 21 सितंबर से अनलॉक 4 के हिस्से के रूप में स्कूल भी आंशिक रूप से फिर से खुलेंगे। चीन से जारी तनाव के बीच भारत ने एक बड़ा कदम उठाया है। चीन से जारी तनाव के बीच नौसेना करने जा रही 2 शक्तिशाली हथियारों का परीक्षण। लद्दाख में चीन से जारी तनाव के बीच भारतीय सेना ने मुस्ती बढ़ा दी है। सेना के तीनों अंग अपने आप को चौकस रखने में जुटे हैं। इसी क्रम में भारतीय नौसेना भी अपनी ताकत बढ़ा रही है। नौसेना 10 सितंबर यानी गुरुवार को गोवा में होने जा रही ड्रिल में 2 शक्तिशाली हथियारों का परीक्षण करने वाली है। ये हथियार इतने शक्तिशाली हैं कि नौसेना की ओर से इनके परीक्षण के दौरान समुद्री इलाके में मछुआरों और नौकाओं को दूर रहने की चेतावनी जारी की गई है। दरअसल भारतीय नौसेना गोवा के समुद्री क्षेत्र में 105 मिलीमीटर लाइट फील्ड गन और 40/40 एंटी-एयरक्राफ्ट गन का परीक्षण करेगी। नौसेना की ओर से इन दोनों का परीक्षण गोवा के मोरमुगांव और हेडलैंड साडा में होने हैं। जानकारी के मुताबिक इन हथियारों की फायरिंग ड्रिल सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक होनी है। इसके साथ ही जो डेंजर जोन बनाया गया है वो मोरमुगांव हेडलैंड फ्लैग स्टाफ की मौजूदा स्थिति से 220 से 260 डिग्री की दूरी पर है। वहीं समुद्र में यह 15 समुद्री मील की दूरी तक और 7100 मीटर की ऊंचाई तक स्थित है। 2 पाकिस्तानी घुसपैठियों को किया ढेर। राजस्थान सीमा पर बीएसएफ ने 2 पाक घुसपैठियों को किया ढेर। बड़ी मात्रा में ड्रग्स और हथियार बरामद। राजस्थान के श्रीगंगानगर से लगती अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ ने बड़ी कार्रवाई की है। बीएसएफ ने न सिर्फ पाकिस्तान की तरफ से घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर दिया है बल्कि 2 घुसपैठियों को मार गिराया है। मारे गए घुसपैठियों के पास से हथियार, गोला बारूद, ड्रग्स और पाकिस्तानी मुद्रा बरामद की गई है। बताया जा रहा है कि सीमा सुरक्षा बल की 91 बटालियन के सजग जवानों ने पाकिस्तान की सीमा से भारतीय सीमा में घुसे 2 पाकिस्तानी घुसपैठियों को रोकने की चेतावनी दी लेकिन वो नहीं माने। इसके बाद मौके पर तैनात बीएसएफ कर्मियों ने जवाबी कार्रवाई की और पाकिस्तान की सीमा से भारतीय सीमा में घुसे 2 पाकिस्तानी घुसपैठियों को मार गिराया। भारत और चीन विवाद को लेकर रूस का बड़ा बयान। इंडिया चाइना भारत चीन विवाद पर रूस का बड़ा बयान। कहा, हम मध्यस्थता नहीं करेंगे, दोनों देश आपस में बातचीत कर मामला समझाएं। भारत और चीन के बीच पूर्वी लद्दाख में विवाद बढ़ता जा रहा है। इसी बीच पहले अमेरिका ने मध्यस्थता की बात की थी और अब चीन की भी मध्यस्थता कराने की अफवाह जोर पकड़ रही है। इस दौरान चीन ने बयान दिया है कि भारत और चीन विवाद में रूस मध्यस्थता नहीं करेगा। चीन ने रूस ने बातचीत के दौरान कहा कि दोनों देश आपस में बातचीत करके मामला सुलझाएं।
मंगलवार को दिल्ली में रूसी उप प्रमुख रोमन बाबुस्किन ने कहा कि रूस को इसमें कोई संदेह नहीं है कि भारतीय और चीनी दोस्त बातचीत के माध्यम से पारस्परिक रूप से स्वीकार्य समाधान पाएंगे। आगे कहा कि हमें यह जानने के लिए बहुत प्रोत्साहन मिला कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अपने चीनी समकक्ष से मिले, साथ ही डॉक्टर जयशंकर भी शंघाई सहयोग संगठन एससीओ के आयोजन में अपने चीनी समकक्ष से मिलेंगे। हम इन चर्चाओं के सकारात्मक परिणाम देखकर बहुत खुश होंगे। रूस की राजधानी मॉस्को पहुंचे भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर शंघाई सहयोग संगठन की विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल होंगे। इस बैठक में भारत के विदेश मंत्री के अलावा रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव भी मौजूद रहेंगे। यह बैठक आज शाम 6 बजे शुरू होगी। राहुल गांधी का बड़ा बयान। राहुल गांधी ने इकोनॉमिक सीरीज का आखिरी वीडियो जारी किया, बोले असंगठित क्षेत्र पर हमला था लॉकडाउन। आर्थिक हालात को लेकर सरकार पर निशाना साधते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इकोनॉमी सीरीज का आखिरी वीडियो जारी किया है। राहुल गांधी ने वीडियो ट्वीट करते हुए लिखा, अचानक किया गया लॉकडाउन असंगठित वर्ग के लिए मृत्युदंड जैसा साबित हुआ। वादा था 21 दिन में कोरोना खत्म करने का, लेकिन खत्म किए करोड़ों रोजगार और छोटे उद्योग। मोदी जी का जनविरोधी डिजास्टर प्लान। जानने के लिए ये वीडियो देखें। इकोनॉमी सीरीज के आखिरी वीडियो में राहुल गांधी ने असंगठित क्षेत्र का मुद्दा उठाया है। वीडियो में राहुल गांधी ने कहा, कोरोना के नाम पर जो किया वो असंगठित क्षेत्र पर तीसरा हमला था। गरीब लोग रोज, छोटे उद्योगों से जुड़े लोग रोज कमाते हैं और रोज खाते हैं। जब आपने बिना किसी नोटिस के लॉकडाउन किया, आपने इनके ऊपर आक्रमण किया। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि 21 दिन की लड़ाई होगी, असंगठित क्षेत्र की रीढ़ की हड्डी 21 दिन में ही टूट गई। उन्होंने आगे कहा, लॉकडाउन के बाद खोलने का समय आया। कांग्रेस पार्टी ने एक बार नहीं अनेक बार सरकार से कहा कि गरीबों की मदद करनी ही पड़ेगी। न्याय योजना जैसी एक योजना लागू करनी पड़ेगी, बैंक खाते में सीधे पैसा डालना ही पड़ेगा। नहीं किया गया। हमने कहा कि छोटे और लघु उद्योगों के लिए एक पैकेज तैयार कीजिए, उनको बचाने की जरूरत है। बिना इस पैसे के यह नहीं बचेंगे। उल्टा सरकार ने 15-20 अमीर लोगों का लाखों करोड़ का टैक्स माफ किया। राहुल गांधी बोले, लॉकडाउन कोरोना पर आक्रमण नहीं था, लॉकडाउन हिंदुस्तान के गरीबों पर आक्रमण था। हमारे युवाओं के भविष्य पर आक्रमण था। लॉकडाउन मजदूर, किसान और छोटे व्यापारियों पर आक्रमण था। हमारी असंगठित अर्थव्यवस्था पर आक्रमण था। हमें इस बात को समझना होगा, इस आक्रमण के खिलाफ हम सबको खड़ा होना होगा। गूगल ने उठाया एक बड़ा कदम। इन 6 ऐप्स को गूगल ने किया बैन। स्मार्टफोन में कर रहे थे मालवेयर अटैक, तुरंत कर दे अनइंस्टॉल। गूगल प्ले स्टोर से 6 एंड्रॉइड ऐप्स को बैन कर दिया गया है। ये खतरनाक ऐप यूजर्स के स्मार्टफोन में जोकर मालवेयर अटैक कर रहे थे। हैरान करने वाली बात यह है कि बैन किए गए ऐप्स को लगभग 2 लाख डिवाइस में डाउनलोड किया गया है। इससे पहले गूगल ने प्ले स्टोर से 11 एप्लीकेशन हटा दी थी, जो कि स्मार्टफोन में जोकर मालवेयर फैला रही थी। बैन किए गए ऐप्स में कन्वीनियंस स्कैनर 2, सेफ्टी ऐप लॉक, इमोजी वॉलपेपर, पुश मैसेज टेक्सटिंग और एसएमएस सेपरेट डीओसी स्कैनर और फिंगरटिप गेम बॉक्स शामिल हैं। साइबर सिक्योरिटी फर्म प्रेडेयो के मुताबिक जोकर एक फ्लीसवेयर कैटेगरी का वायरस है, जो कि दूसरे ऐप पर डिपेंड होता है। जोकर इन ऐप्स के जरिए यूजर्स के स्मार्टफोन में वायरस भेज रहा था। ये मालवेयर पहले तो यूजर के एसएमएस को खंगालता है और फिर यूजर की परमिशन के बगैर पेड और प्रीमियम सर्विस को सब्सक्राइब करता है। ऐसे में अगर आपकी बैंक डिटेल्स आपके फोन से लिंक हैं तो आपका अकाउंट कुछ मिनटों में खाली हो सकता है। इसी बीच एक बहुत बड़ा व महत्वपूर्ण अपडेट सामने आया है। पीएम गरीब कल्याण योजना के तहत 42 करोड़ से अधिक गरीबों को मिली 68,820 करोड़ की मदद। वित्त मंत्रालय ने मंगलवार को कहा कि कोविड-19 संकट से गरीबों और वंचितों की रक्षा के लिए शुरू की गई प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना पीएमजीकेवाई के तहत 42 करोड़ से अधिक गरीबों को 68,820 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता मिली है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 26 मार्च को 1.70 लाख करोड़ रुपए की पीएमजीकेवाई योजना के तहत महिलाओं, गरीब वरिष्ठ नागरिकों और किसानों को मुफ्त अनाज और नकद सहायता की घोषणा की थी। वित्त मंत्रालय द्वारा जारी एक विज्ञप्ति में कहा गया है कि केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा पैकेज के कार्यान्वयन की लगातार निगरानी की जा रही है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत अब तक 42 करोड़ गरीबों को 68,820 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता मिली है। मंत्रालय के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार इस राशि में से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पीएम किसान की पहली किस्त के रूप में 17,891 करोड़ रुपए दिए गए हैं। इसके तहत 20.6 करोड़ महिला जन धन खाता धारकों के खाते में 3 महीने के दौरान हर महीने 500 रुपये की किस्त के रूप में 30,925 करोड़ रुपए के साथ 2,000 रुपये की पहली किस्त उनके बैंक खाते में 8.94 करोड़ लाभार्थी किसानों को हस्तांतरित की गई है। चीन की ओर से भी एक बड़ी खबर सामने आई है। लड़ाई की तैयारी में चीन। भारतीय सरहद के नजदीक किया बड़ा युद्धाभ्यास। चीन की हर चाल लद्दाख में नाकाम हो रही है तो भारतीय जवानों के जवाबी एक्शन से ड्रैगन तिल मिला रहा है। चीन लगातार भारत के साथ बढ़ती गतिरोध के बीच युद्धाभ्यास कर रहा है।
अपने खोखले घटिया किस्म के हथियारों को लेकर इतरा रहा चीन युद्धाभ्यास के जरिए सिर्फ भारत पर दबाव बनाना डराने का प्रयास कर रहा है। इसी तर्ज पर चीन ने भारतीय सरहद के नजदीक एक बार फिर बड़ा युद्धाभ्यास किया है। आज चीन सरकार के मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स ने ट्विटर पर चीनी सैनिकों के युद्धाभ्यास का एक वीडियो शेयर किया है। चीन की सेना ने लाइव फायर ड्रिल किया है। चीनी सेना ने टैंकों से गोले बरसाए, मिसाइलें दागने का भी अभ्यास किया है। पीएलए तिब्बत सैन्य कमान के तहत एक ब्रिगेड ने 4900 मीटर से अधिक की ऊंचाई पर लाइव फायर ड्रिल की। इनमें मिसाइल, बंदूक, एकीकृत हथियार प्रणाली, संयुक्त स्ट्राइक सिस्टम, अन्य सभी के बीच सभी आयामी हमले के साथ सटीक हमले शामिल थे। कंगना रनौत के दफ्तर पर बीएमसी की जेसीबी। बड़ी खबर लाइव। मुंबई में अभिनेत्री कंगना रनौत के दफ्तर में अवैध निर्माण पर चली बीएमसी की जेसीबी। मुंबई में बीएमसी ने कंगना रनौत के दफ्तर पर जेसीबी लेकर पहुंची है। कंगना के दफ्तर में अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। कल बीएमसी ने उन्हें नोटिस दिया था। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अब कल मिलेंगे देश भर की तमाम बड़ी व छोटी खबरों के साथ। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दें और रोजाना ऐसी वीडियोस को लाइक कर शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।